नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक भारत के भूगोल के अंतर्गत गंगा यमुना नदी तंत्र। इससे पहले हमने सिंधु सतलज नदी तंत्र से संबंधित प्रश्न बनाए थे, जिसमें हमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मध्य जो 5-6 प्रकार के दोआब थे उनको पढ़ने का मौका मिला था। और फिर सिंधु नदी की बाएं और दाएं से मिलने वाली नदियों के क्रम का मैंने आपको सही सीक्वेंस से बताया था। और फिर सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम जो कि भारत से सिंधु में मिलने वाली नदियां हैं, उनकी उत्पत्ति, उन पर बने बांध और भांखड़ा नांगल बांध तथा इंदिरा गांधी कैनाल से संबंधित जानकारियां हमने प्राप्त की थी। आज के हमारे विशेष टॉपिक में गंगा यमुना नदी तंत्र और भारत के मानचित्र में हम सबसे पहले इस नदी तंत्र को समझने का प्रयास करते हैं और फिर इसका एक रफ स्केच मैं आपके सामने रखूंगा। ये भारत का मानचित्र बना देता हूं। ये नॉर्थ ईस्ट और ये आपका, इस भारत के मानचित्र में आपको जो भी हमें जो प्रश्न चाहिए होते हैं उसको हम मानचित्र में बनाने की कोशिश करते हैं। और यहां पर हमें जो केवल देखना है वो है गंगा नदी तंत्र की बात। मैंने कहा कि उत्तराखंड का पोर्शन है, गंगा नदी तंत्र को आपको देखना है। ये गंगा नदी का उद्गम हुआ उत्तर प्रदेश में जाने के बाद बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बाद सागर द्वीप से अंततः बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यह है गंगा, भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र और संपूर्ण भारत के अर्थतंत्र की रीढ़, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इसे कहते हैं, या बैकबोन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, कई नामों से इसे जाना जाता है। भारत की राष्ट्रीय नदी और इसी की एक सहायक नदी का जिक्र अगर मैं करता तो यमुना नदी तंत्र भी यमुनोत्री से निकलती है और यमुना से निकलने के बाद इलाहाबाद में इससे संगम बना देती है। यह है आपकी यमुना नदी, ये यमुना नदी और ये आपकी गंगा नदी, जिसे उत्तराखंड में देवप्रयाग तक भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और फिर भागीरथी का नाम ही परिवर्तित होकर देवप्रयाग के बाद गंगा बन जाता है। 96 किलोमीटर उत्तराखंड में दूरी तय करने के बाद संपूर्ण भारत के 5 राज्यों से गुजरती है और लगभग 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह है वो महत्वपूर्ण गंगा नदी का क्षेत्र। तो कितने राज्यों से बहती है, कितनी दूरी है, कहां कहां जाती है, इसकी सहायक ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं और सहायक नदियां को जो बाएं और दाएं से मिलती हैं वो सब आने वाले। तो मैं सबसे पहले गंगा नदी से प्रश्न बनाता हूं आपके लिए। पहला पॉइंट डाल देता हूं गंगा नदी, तब यमुना अलग से कवर कराऊंगा। गंगा नदी तंत्र, भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। और जो भी इससे प्रश्न होंगे तो पहला पॉइंट मैं यहां पर बनाता हूं कि गंगा नदी का उद्गम, अगर उद्गम मतलब इसका रिसोर्स कहां से है तो सबसे पहले ये उत्तराखंड का गंगोत्री क्षेत्र है। गंगोत्री, अगर गंगोत्री ऑप्शन में ना हो, ये गंगोत्री ग्लेशियर है जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और लेकिन इसका मूल उद्गम गंगोत्री के गौमुख से होता है और गौमुख से लेकर गंगोत्री तक का उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहीं से भारत की सबसे लंबी नदी गंगा का उद्गम होता है। क्लियर हो गया होगा प्रश्न। अच्छा, दूसरा, इस नदी की लंबाई अगर पूछे प्रश्न, लंबाई कितनी है? ये भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। और जो इससे प्रश्न बनते हैं छोटे मोटे, राष्ट्रीय नदी है ये भारत की। राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो वर्ष 2008 में घोषित किया गया था इसे राष्ट्रीय नदी। मतलब गंगा से संबंधित जो प्रश्नों की लिस्ट है वो ये है। अच्छा, गंगा एक्शन प्लान कब चलाया गया था? गंगा एक्शन प्लान कब लाया गया था? तो जून 1985 राजीव गांधी के द्वारा गंगा की सफाई और गंगा से संबंधित घाटों की सफाई थे तथा राज्यों की जिनमें गंगा होकर बहती है उनकी भागीदारी हेतु, लेकिन वो कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ पाए। इसलिए वर्ष 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और फिर नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा की स्वच्छता और
गंगा से संबंधित या गंगा जिन राज्यों से गुजरती है उन राज्यों के भी महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए संपूर्ण राष्ट्र के स्तर पर गंगा की सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का लक्ष्य रखा गया है। ये इससे संबंधित प्रश्न है। अच्छा, इसीलिए गंगा में रहने वाले गंगा डॉल्फिन को ही गंगा डॉल्फिन, जो प्रश्न इससे बनने की संभावना रहती, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, घोषित किया गया है। प्रश्न क्लियर हो गए? 4-5 प्रश्न इससे संबंधित। एक और प्रश्न बना देता हूं, छठा प्रश्न कि गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अगर ऐसा प्रश्न बनाता है, या इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो प्रश्न थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए लगभग 5 राज्यों से गंगा गुजरती है, तो वो नाम आ रहे हैं। गंगा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। गंगा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये प्रश्न आपके लिए आ रहे हैं। अच्छा, 7वां प्रश्न, या फिर कभी 7वां प्रश्न गंगा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, तो उस प्रश्न को कवर कराने के लिए मैं 5 राज्यों के नाम लिखता हूं। राज्य अगर पूछता है कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सबसे पहले है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य गंगा में सबसे पहले, और उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य होगा। अच्छा, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद तीसरा महत्वपूर्ण राज्य होगा बिहार। बिहार से अलग हुआ राज्य झारखंड, और अंतिम रूप से जो राज्य इसमें आता है वो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये 5 राज्य हैं जहां से होकर गंगा गुजरती। ठीक है, बस उम्मीद कर रहा हूं कि जो शुरुआत के प्रश्न हैं वो सब कवर हो गए होंगे आपके। ये देखिए, गंगा नदी की बात करें, गंगा यमुना नदी तंत्र हमारा था, और इसमें जो जो भी प्रश्न सामने ला रहे हैं हम लोग, वो सब ये आए। सबसे पहले लंबाई पूछता है, लगभग 2525। अगर मूल उद्गम पूछेगा तो गौमुख होगा। राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया गंगा को, तो आप कहेंगे 2008 में। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत राजीव गांधी ने कब की, तो 1950 में, अपने प्रधानमंत्री काल में ये। अच्छा, दूसरा, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, ध्यान रखना प्रश्न। गंगा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये प्रश्न आगे। इनमें से कौन सा राज्य नहीं है, अगर प्रश्न बनाता है तो आपके पास प्रश्न की लिस्ट होनी चाहिए। इस वजह से मैंने इसको राज्य आए हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, झारखंड बिहार से अलग हुआ, दोनों एक जैसे प्रश्न, और पश्चिम बंगाल लास्ट। ये है वो 5 राज्य जहां से गंगा होकर गुजरती है। क्लियर हुआ प्रश्न? इसके अलावा जो प्रश्न बन रहे हैं यहां पर, गंगा नदी से संबंधित जो रफ स्केच है, मैं आपको आपके सामने इसको लाने वाला हूं। और जो प्रश्न, जैसे गंगा के तटीय शहर, गंगा की सहायक नदियां, कौन बाएं से मिलते कौन दाएं से, इसके लिए हमें एक रफ स्केच की तरफ जाना पड़ेगा, जिसको मैं आपके सामने रखता हूं गंगा नदी को। तो फिर से गंगा नदी की हेडिंग डाली, और धीरे धीरे गंगा नदी के उद्गम से लेकर उसका अंतिम स्थान तक मैं डिटेल करने वाला हूं। ये गंगोत्री मान के चल रहे हैं हम लोग। एक गंगोत्री है, गंगा नदी आगे को बढ़ गई, ये देखिए इधर की ओर जा रही है, एरो लगा हुआ है, और ये गंगोत्री है। मैं पूरा डिटेल लिखने वाला हूं यहां पर। गंगोत्री या फिर गौमुख, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के गंगोत्री अथवा गौमुख से इसका मूल उद्गम होता है, और गौमुख से गंगोत्री तक का उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इसलिए मूल उद्गम गौमुख हुआ। यहां से गंगा नदी का जो ही आगे बढ़ेगी तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी, और फिर टिहरी, और उसके बाद टिहरी के देवप्रयाग में इसमें अलकनंदा नदी का मिलन हो जाता है, फिर इसे गंगा नाम दिया गया है। अन्यथा देवप्रयाग तक इसका मूल नाम भागीरथी ही है, और इसी भागीरथी और भिलंगना के संगम पर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में टिहरी बांध बनाया गया है, और जिसके बारे में आप जानते हैं। तो टिहरी डैम किन नदी के मिलन पर है, तो भागीरथी और भिलंगना। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं इस पर।
कि उत्तराखंड का कोई शहर इस पर बसा है, तो वो मैं एक आध नाम लिखता रहूंगा बीच बीच में। तो सबसे पहले मैं देवप्रयाग से ही शुरू करता हूं। देवप्रयाग जो कि टिहरी गढ़वाल में है, उत्तराखंड के। अच्छा, उसके अलावा जो इस पर शहर है ऋषिकेश, ऋषिकेश, और आगे बढ़ेंगे तो हरिद्वार, जो बड़े शहर हैं यहाँ के, ये सब गंगा नदी के तट पर। और गंगा नदी अपने आगे की ओर बहते हुए धीरे धीरे आगे निकल जाती है। उसके अलावा गंगा नदी जब जा रही है, देखिए यहां पर जैसे गंगा नदी आगे की ओर बढ़ रही है ये, तो प्रश्न पूछता है इसके बाईं ओर से कौन सी नदियां मिलती हैं, दाहिनी ओर से कौन सी नदियां मिलती हैं। हमें यह देखना है कि गंगा जो ही आगे बढ़ी है तो इसे लेफ्ट और राइट, लेफ्ट ऊपर और राइट, यानी उत्तर ये नॉर्थ और साउथ है, वैसे लेफ्ट और राइट है गंगा इस संदर्भ में। अच्छा, अब प्रश्न बनने की गंगा की सबसे पहली सहायक कौन सी है, तो मैं इसी डायग्राम में इसकी सहायक नदियों, अच्छा इसके सहायक नदी की बात करें तो ये पहली सहायक आ रही है यहां पर, ये पहली सहायक नदी आ गई, ये इसका नाम है पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, जो कि उत्तराखंड की ही नदी है। ये देखिए उत्तराखंड, पश्चिमी रामगंगा नदी। पश्चिमी रामगंगा नदी को देखेंगे तो उत्तराखंड के दूधातौली ग्लेशियर से निकलती है। मतलब थोड़ा सा और हमें यहां पर देखना पड़ेगा, यहां पर लिख देता हूं दूधातौली ग्लेशियर। दूधातौली ग्लेशियर को उत्तराखंड का पामीर कहते हैं, और पामीर तिब्बत में है, जिसे विश्व की छत कहा जाता है, अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित पठार। वैसे ही उत्तराखंड में अत्यधिक ऊंचाई पर यह दूधातौली ग्लेशियर है, जो कि उत्तराखंड के 3 जिलों पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और चमोली में फैला हुआ है। वहीं से 5 नदियों का उद्गम होता है इस दूधातौली ग्लेशियर से। मतलब मान के चले कि दूधातौली ग्लेशियर उत्तराखंड में 5 नदियों का उद्गम है, स्थल है। इसमें पश्चिमी रामगंगा सबसे लंबी नदी, इसके अलावा पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, अटागाड़ और विनो, ये 4 अन्य नदियां हैं जो इस दूधातौली ग्लेशियर से निकलती। जैसे ये निकली तो इसके तट पर गैरसैंण है, उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी। और जब ये आगे बढ़ेगी और यहीं पर इसके तट पर एक और शहर होगा बरेली, तो मतलब तटीय शहर की बात करूंगा तो गैरसैंण, पश्चिमी रामगंगा के तट पर गैरसैंण और बरेली, बरेली यूपी में, तो बरेली शहर और गैरसैंण किस नदी के तट पर, तो पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर। और इसका मूल उद्गम कहां से हुआ है, तो दूधातौली ग्लेशियर से। और दूधातौली ग्लेशियर कहां है, तो उत्तराखंड, आप फिलहाल ये मान के चलिए, और उत्तराखंड के 3 जिलों में फैला हुआ है, और यहीं पर उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण। अच्छा, एक प्रश्न और, जो पश्चिमी रामगंगा नदी है लगभग पश्चिम की ओर बहते हुए पौड़ी गढ़वाल में कालागढ़ बांध है इस पर, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद, और ये कौन सा स्थान है जहां पर मिल जाती है, मैं थोड़ा सा इसको यहां पर लाऊंगा, ये वो 2 नाम भी यहां पर देना। एक तो ये स्थान, एक इससे पहले का स्थान, ये स्थान है नरौरा। नरौरा बुलंद शहर उत्तर प्रदेश में, परमाणु संयंत्र के लिए फेमस है, आपको ये स्थान वैसे ही पता होगा। और जहां पर बरेली के बाद पश्चिमी रामगंगा नदी मिलती है, ये महत्वपूर्ण स्थान है कन्नौज। तो अब आपको ये पता चला कि पश्चिमी रामगंगा नदी कन्नौज के बाद गंगा में मिल जाती है। और इसके अलावा तटवर्ती शहर देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, नरौरा और कन्नौज। अच्छा, जब हम आगे बढ़ते हैं इससे, गंगा नदी और आगे बढ़ती रहेगी। ये देखिए गंगा नदी, तो गंगा नदी को हम आगे ले जा रहे हैं यहां से। ये देखिए गंगा नदी जैसे ही आगे बढ़ी, अब गंगा नदी आगे बढ़ेगी तो इसमें दूसरी महत्वपूर्ण नदी मिलने वाली, जो कि उत्तर से ही आएगी, उसका नाम होगा गोमती नदी। मतलब जो बाएं से ही आने वाली है, तो दूसरी नदी का नाम मैं लिखूंगा जो कि उत्तर से आने वाली है, गोमती नदी। ये गोमती नदी का उद्गम कुछ इस प्रकार से है, ये गोमती नदी आ गई, ये देखिए आगे जाके मिलेगी ये गंगा में। अब मैं इसका नाम यहां पर लिख देता हूं, कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, गोमती। गोमती नदी का नाम आपने कई बार सुना होगा ये। अच्छा, फिर प्रश्न है कि गोमती नदी तराई क्षेत्र से आती है या किस पर्टिकुलर क्षेत्र से आती है। ये पीलीभीत है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश का भाग है, और वहीं के फुलहर झील, फुलहर झील, पीलीभीत के फुलहर झील से ये नदी का उद्गम होता है। और आगे बढ़ते हुए ये देखिए, इसी के तट पर आप देखेंगे कि यहां पर गोमती नदी के तट पर लखनऊ है। प्रश्न भी बनते जा रहे हैं
तटीय शहर के, और गोमती नदी आगे बढ़ी और फिर कहां से निकली? उत्तर प्रदेश पीलीभीत के फुलहर झील से निकली। और प्रश्न कुछ भी पूछे तो यूपी लिख देता हूं यहां पर, ताकि किसी प्रकार का प्रश्न दिक्कत न करे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के फुलहर झील से, ये तराई क्षेत्र है, ये गंगा की ऐसी नदी है जो तराई से निकलती है, ध्यान रखिएगा प्रश्न। और लखनऊ होते हुए अंततः गोमती नदी यहां मिल जाती है। अब कौन सी जगह मिलती है उसका नाम मैं आपको लिखता हूं। ये जो जगह है गंगा में मिल रही है, ये है आपका गाजीपुर। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो गोमती का गंगा से मिलन कहां होता है? गाजीपुर। क्लियर हुआ? लेकिन इस गाजीपुर से पहले गंगा में दो महत्वपूर्ण शहर हैं, ये देखिए 1 और 2। अगर इनके नामों की बात कहेगा तो इसमें पहला नाम इलाहाबाद का है, इलाहाबाद का, और दूसरा नाम है वाराणसी का। क्योंकि हमारा जो प्रश्न था कि गंगा के तटवर्ती शहरों के नाम भी बताओ, तो हमारा ये प्रश्न क्लियर है कि इलाहाबाद भी उसके तट पर, वाराणसी भी, गाजीपुर भी। मतलब गाजीपुर यद्यपि गोमती नदी के तट पर है, अगर संगम कहेगा तो गोमती और गंगा हुआ। अच्छा, इलाहाबाद में आपको पता है कि इलाहाबाद में यमुना नदी मिलती है गंगा से, लेकिन वो दाहिनी ओर से मिलेगी। तो मैं एक बार यमुना नदी को भी यहां पर आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, गंगा नदी की बात चल रही थी, यमुना को मैं यहां पर ले गया। और गंगा नदी, चूंकि ये गंगा उत्तराखंड से निकलती है, तो उसी के पश्चिम में यमुना नदी है। अच्छा, यहां पर देखिए आप यमुना नदी को, तो यमुनोत्री या बंदरपूंछ लिखता है, यमुनोत्री। यमुनोत्री भी उत्तराखंड में है। और यमुनोत्री कहो, आजकल जो इसके वैसे ऑप्शन दे रहा है, यमुनोत्री कांठा, वो जो क्षेत्र है पूरा, या यमुनोत्री ग्लेशियर, या इसके पश्चिम में बंदरपूंछ ग्लेशियर से, यहां से यमुना नदी का उद्गम हुआ। ये देखिए यमुना नदी आ गई। जैसे यमुना नदी आगे बढ़ी तो ऐसे चलती रहेगी यमुना। अब मैं चूंकि हमें इलाहाबाद में यमुना को गंगा से मिलाना है, तो हम यमुना को लाए और ये इस टाइप से इलाहाबाद में मिला दिया। ये देखिए, तो यमुना और गंगा का मिलन कहां पर होता है? तो इलाहाबाद में। कोई प्रश्न दिक्कत नहीं करेगा आपको। यमुना नदी, ये देखिए इलाहाबाद में मिल गई। यमुना से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे मैं फिर देता रहूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपके पास इलाहाबाद में यमुना का मिलन हुआ गंगा से राइट हैंड साइड से, दाईं ओर से, जबकि ये नदियां बाईं ओर से मिल रही, देखिए। और ये तटवर्ती शहर आते जा रहे हैं। हम लोग हैं गोमती नदी के ये बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, उसी कलर से फिर से गंगा को आगे ले जाना है। ये देखिए गंगा आगे बढ़ी और यहां पर संगम आएंगे गाजीपुर के बाद, यानी ये पूरी यूपी का भाग है। अब गंगा नदी बिहार में प्रवेश करने वाली है। ये सब कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी और गाजीपुर, ये उत्तर प्रदेश के शहरों को कवर करने के बाद ये बिहार में प्रवेश करने वाली है। यहां पर इसमें मिलने वाली छपरा नदी, यहां पर ये प्रवेश करने वाली बिहार के छपरा में, छपरा जगह का नाम है। अब इस छपरा में गंगा से कौन सी नदी मिलेगी ये हमें देखना पड़ेगा, तो मैं ये छपरा यहां पर कवर कर रहा हूं। अब छपरा में उत्तर से जो नदी मिलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है, उसका नाम है घाघरा। और घाघरा कहते हैं कि उत्तर से मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो मूलतः जो घाघरा है वो इस टाइप से मिल जाती है ये, और इस घाघरा की इस टाइप की दो नदियां हैं। अब घाघरा जहां पर मिलती है मूल स्थान, थोड़ा सा मुझे यहां पर ये लिखना पड़ेगा, ये है बाराबंकी। बाराबंकी उत्तर प्रदेश में, आप भी जानते हैं। अच्छा, ये है मूल घाघरा नदी, जिसे नेपाल की नदी होने की वजह से सरयू भी नाम दिया गया है। तो ये तो घाघरा है, लेकिन ये है आपकी उत्तराखंड की नदी है, जिसका नाम है उत्तराखंड की नदी काली। ये है काली नदी, और काली नदी को उत्तराखंड में शारदा भी कहते हैं। और शारदा टनकपुर यानी बरमदेव मंडी के बाद इसे शारदा नाम से भी जाना जाता है, शारदा के नाम से प्रसिद्ध है। तो शारदा और घाघरा मिलन होता है बाराबंकी उत्तर प्रदेश में। ये सब यूपी की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब प्रश्न है कि ये निकलती कहां है दोनों नदियां, थोड़ा सा इनके बारे में भी लिख देता हूं मैं। शारदा और काली के बारे में चूंकि हमने उत्तराखंड में पढ़ा होता है, ये काला पानी क्षेत्र से निकलती है। काला पानी क्षेत्र, इसलिए स्थानीय स्तर पर पिथौरागढ़ में यानी सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाल के, इसे काला पानी गाड़ भी कहा जाता है यहां के लोगों के द्वारा। और उत्तराखंड की सबसे पूर्ववर्ती नदी है, उत्तराखंड में 252 किलोमीटर बहती है, और सबसे बड़ी नदी है उत्तराखंड की काली नदी, जिसे आगे बरमदेव मंडी के बाद शारदा के नाम से नेपाल में प्रवेश कर जाती है। अच्छा, लेकिन
उसके बाद ये घाघरा नदी है, ये मपसातुंग ग्लेशियर से निकलती है, नेपाल के मपसातुंग ग्लेशियर से निकलती है, महत्वपूर्ण नाम है। ये सब नेपाल की नदियां हैं। अगर इस मपसातुंग ग्लेशियर के बात कहेंगे तो यहीं पर कहीं से भारचाचुंग ग्लेशियर भी कहता है, भारचाचुंग, जो भी ऑप्शन में हो आप मान के चलिएगा, भारचाचुंग, ये नेपाल क्षेत्र है। तो नेपाल के मपसातुंग या भारचाचुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद ये घाघरा नदी आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में इससे कालिया शारदा निकल जाती है, जो कि काला पानी क्षेत्र उत्तराखंड ही मानते हैं हम इसे, नेपाल का बॉर्डर है, वैसे यहां से निकलती है, दोनों का मिलन होता है, अंततः घाघरा के बाद आगे बढ़ जाता है। अच्छा, थोड़ा सा और यहां पर एक प्रश्न हमारे पास है। कहते हैं कि जैसे ही घाघरा, ये जो घाघरा है जिस सरयू के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर आने के बाद यहां पर इसमें एक लोकल नदी भी मिल जाती है। इसको मैं एक अलग से कलर देना चाहूंगा। ये जो नदी की बात कर रहा हूं इसका नाम है राप्ती नदी। ये भी नेपाल के ही तलहटी से निकलने वाली नदी, ये राप्ती नदी। राप्ती नदी के तट पर यहां पर गोरखपुर है, गोरखपुर। तो गोरखपुर पर्टिकुलर पूछेगा तो राप्ती नदी के तट पर, अगर ऐसे प्रश्न बनाएगा तो। और घाघरा और काली शारदा के संगम पर बाराबंकी, बाद में ये घाघरा के नाम से आगे प्रवेश कर जाती है, ये घाघरा के नाम से आगे प्रवेश, ये घाघरा कहलाएगी, घाघरा। और फिर छपरा में गंगा से मिल जाती है, सब गंगा का भाग बन जाता है। बात हो रही थी कि घाघरा नदी की, जो कि छपरा बिहार में गंगा से मिल जाती है, और जब आती है तो वो मपसातुंग ग्लेशियर नेपाल अथवा भारचाचुंग से निकलती है और घाघरा के रूप में आगे बढ़ती है। लेकिन आगे चलकर इसमें एक राप्ती नदी मिल जाती है, उसके तट पर गोरखपुर है, फिर ये आगे बढ़ती है तो बाराबंकी में इससे कालिया शारदा मिल जाती है, जो कि उत्तराखंड से निकलती है, फिर आगे बढ़कर घाघरा के नाम से, या सरयू भी कहते हैं इसके। सबसे बड़ी बात एक चीज और था इसमें, इसको सरयू कहा गया, मैं जिसकी बात कह रहा था। अगर सरयू कहा गया है तो इसके तट पर अयोध्या भी होगा, फैजाबाद भी होगा, तो इसके तट पर अयोध्या और फैजाबाद भी होने वाले हैं। तो मैं एक प्रश्न और बनाने वाला हूं यहां पर। गंगा तो अपने मूल उद्गम की तरफ आगे की ओर बढ़ गई, और इसके तट पर ये देखिए, ये अयोध्या सरयू के तट पर, और ये फैजाबाद। बहुत सारे तटीय शहर आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये सरयू के तट पर लिखता है, मूलतः ये घाघरा है, तो ध्यान रखना प्रश्न। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग कि और गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी। जैसे ही गंगा आगे बढ़ेगी तो ये बिहार में है ही, अब ये पटना का क्षेत्र है, यहां पर है पटना। अब प्रश्न पूछता है कि पटना में कोई नदी मिलती है, वैसे कोसी नदी पटना के आसपास मिलती है, ठीक इससे पहले गंडक नदी मिल जाती है, उत्तर से आती है। जो भी एक नदी और लाएंगे हम उत्तर से, यानी बाएं से, जो कि पटना के आसपास आएगी। ये देखिए, ये तो नदी को थोड़ा सा ऐसे कवर कराऊंगा, ये है गंडक नदी का मूल उद्गम। ये आपकी गंडक नदी नेपाल की नदी है। ये सारी नदियां जो आ रही हैं उत्तर की तरफ, अधिकांश नेपाल के हैं इसमें से। और गंडक नदी नेपाल के धौलागिरी पर्वत से निकलती है। कुछ नहीं रटना आपको यहां पर, बस सिंपल तरीके से धौलागिरी पर्वत लिख देता हूं यहां पर, धौलागिरी पर्वत। तो नेपाल के धौलागिरी पर्वत से आगे बढ़ने के बाद इसे गंगा की सहायक बनना, गंडक नदी को पटना के समीप लिखता है, एग्जैक्ट पटना पर नहीं, पटना के समीप। अच्छा, ये गंडक नदी कुछ नहीं पढ़ना था आपने, कहां से निकलती है, नेपाल के धौलागिरी पर्वत से, और कहां पर मिल जाती, तो पटना के समीप गंगा का भाग बन जाती। अच्छा, जहां पर पटना है वहां पर एक और नदी मिलती है इसमें, लेकिन वो दक्षिण की ओर से मिलती है। मैंने दक्षिण की ओर से मिलने वाली यमुना नदी का जिक्र किया था, अब एक और दक्षिण से मिलने वाली नदी का जिक्र करने वाला हूं। ये जो दक्षिण की बात चल रही थी, ये पटना पर जो नदी मिलती है, ये है सोन नदी, सोन। अब सोन नदी पटना में गंगा से मिल रही है, लेकिन साउथ से मिल रही है या दक्षिण से मिल रही। अब आ कहां से रही है, थोड़ा सा इसके लिए मैं, और यहां पर ये देखिए, अब ये जो क्षेत्र है जहां पर इसे आ रही है, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूंगा ताकि इससे प्रश्न जो बन रहे हैं। ये जो क्षेत्र है ये है अमरकंटक, अमरकंटक, और ये है मध्य प्रदेश में अमरकंटक का क्षेत्र।
अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, पहाड़ी क्षेत्र। यहां से निकलने वाली उत्तर पूर्व या पूर्व की ओर निकलने वाली नदी सोन है। सोन आगे बढ़ी, पटना में गंगा से मिल गई। लेकिन इससे 3 नदियों का उद्गम होता है। ये है नर्मदा। नर्मदा पश्चिम की ओर जा रही है। अब नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है जो गल्फ ऑफ खंभात में गिर जाएगी। लेकिन जो तीसरी नदी है ये दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। यह है महानदी, जिस पर हीराकुंड बांध होगा। ये यहां से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाए। तो अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम हुआ। महानदी दक्षिण पूर्व या दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर सोन नदी। ठीक है, तो सोन नदी आगे चलकर पटना में गंगा से मिल गई। ये क्लियर हो गया होगा आपका प्रश्न। अच्छा, 2 नदियां दक्षिण से अब तक यमुना और सोन, और जो 3 नाम या 3 या 4 नाम हमारे पास आ चुके हैं, पश्चिमी रामगंगा, गोमती और घाघरा और गंडक, ये हैं उत्तर से मिलने वाली नदियां या लेफ्ट से मिलने वाली नदी। चलिए गंगा को आगे बढ़ाते हैं। ये है गंगा का मूल उद्गम। ये गंगा पटना से आगे बढ़ गई। इसी पटना के समीप ही गंगा से और नदियां मिलने वाली। ये नदियां एक और आ गई, ये देखिए। ये पटना से कहीं उसके करीब भी लिख देता है, कभी उसके समीप, कभी उसके बाद। तो ये प्रश्न जो हमारा बनने वाला है, यहां पर एक और नदी का बनने वाला है। ये है कोसी नदी, विश्व की सर्वाधिक स्थान परिवर्तित करने वाली नदी कहते हैं इसको। मैं यहां पर लिखूंगा इसके बारे में। कोसी नदी है इसका नाम, कोसी, विश्व की सर्वाधिक स्थान परिवर्तित करने वाली नदी, या इसे कहते हैं बिहार का शोक। बिहार का शोक मतलब बिहार के लिए शोक है ये नदी। और ये नेपाल से ही निकलती है, गोसाई थान से। नेपाल, जगह पूछे तो गोसाई थान, जगह पूछ दे रहा कभी कभी, गोसाई थान। तो नेपाल के गोसाई थान से निकलने वाली कोसी नदी अपने तीव्र वेग से प्रवेश करते हुए बिहार वगैरह और फिर अंततः पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। मतलब ये भी गंगा की सहायक है। अच्छा, बिहार का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि अत्यधिक तीव्र पहाड़ी क्षेत्र से आती है और तीव्र वेग से बहते हुए अपना अत्यधिक स्थान परिवर्तित करती है, इसलिए इसे विश्व की सर्वाधिक स्थान परिवर्तित करने वाली नदी कहते हैं। मतलब आप इस नदी को एक जगह पर नहीं देखेंगे, कभी ये जगह, कभी यहां से आ रही होगी इसके पश्चिम की ओर से, कभी इसके पूरब की ओर से आ रही, पूरे क्षेत्र को कवर कर जाती है। इसलिए बिहार को मतलब संपूर्ण बिहार इसकी चपेट में रहता है, इसकी बाढ़ग्रस्त रहता है। इस वजह से बिहार का शोक कहते थे इस कोसी नदी को। गोसाई थान नेपाल से निकलती, तो अधिकतर नदियां नेपाल से निकलनी, ध्यान रखिएगा, प्रश्न महत्वपूर्ण है। गंगा नदी में उत्तर की ओर यानी बाईं ओर की तरफ से मिलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी कोसी, जिसका जिक्र हो रहा था, जो कि नेपाल के गोसाई थान से निकलती है और आगे बढ़ते हुए अपने तीव्र वेग में पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। क्योंकि अत्यधिक उबड़ खाबड़ रास्ते से आती है और दूसरा अपना अत्यधिक स्थान परिवर्तित करती है, इस वजह से कभी पश्चिम में कभी पूर्व में बहती हुई दिखाई देती है और संपूर्ण बिहार इसके बाढ़ की चपेट में रहता है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। अच्छा, जैसे ही गंगा आगे बढ़ेगी तो यह है गोदावरी घाट का क्षेत्र। मैं यहां पर लिख दूंगा गोदावरी घाट। इसमें मिलने वाली अंतिम ट्रिब्यूटरी जो गंगा की है उसका नाम है आपकी महानंदा। यह है महानंदा नदी और ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकल जाती है। ये दार्जिलिंग का क्षेत्र है। दार्जिलिंग चाय के लिए फेमस है, दार्जिलिंग पहाड़ी, और पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा पर, मेनली पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग और सिक्किम के दक्षिण की ओर है, पहाड़ी क्षेत्र है दार्जिलिंग। मतलब उत्तर से जितनी भी नदियां आई सब पहाड़ी क्षेत्र से आ रही हैं। केवल एक नदी को छोड़कर, मैंने कहा था कि वो पीलीभीत के फुलहर झील से आती गोमती नदी, जो तराई से मैदानी क्षेत्र से आती है, और सब की सब नदियां कहीं न कहीं पहाड़ी क्षेत्र से आती हैं। ये प्रश्न, और दक्षिण से 2 नदियां। ये था हमारा गोदावरी घाट तक का सफर। अच्छा, इसी चीज को आगे लेने वाले हम। गोदावरी घाट के बाद क्या हुआ, इसके बाद गंगा नदी, इसी कलर से हम गंगा नदी को आगे बढ़ाने वाले हैं। ये गंगा नदी आगे पहुंच गई। ये गोदावरी घाट के समीप का ही क्षेत्र, यहां पर हमें इतना दूर लग रहा है, ये गोदावरी घाट के समीप का ही क्षेत्र है। ये है आपका फरक्का बांध। फरक्का डैम आपने सुना होगा, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में। इस फरक्का बांध को देखा जाए तो यहां से गंगा की 2 धाराएं हो जाती हैं। एक गंगा की धारा तो मूल धारा ये है, चली गई है, और जो गंगा की दूसरी धारा है, यहीं से कुछ जल पश्चिम बंगाल की ओर, कोलकाता की ओर है। यह है हुगली।
हुगली नदी की उत्पत्ति यहां से हुई है एक हिसाब से, इस फरक्का बांध से। और ये तो गंगा के नाम से आगे बढ़ गई, क्योंकि इसे बांग्लादेश जाना है। इधर बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। आज के हिसाब से, उन दिनों के हिसाब से पूर्वी बंगाल हुआ करता था, इसलिए बांग्लादेश में इसी गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाएगा। पद्मा, बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, लिख देता हूं गंगा को। लेकिन ये जो हुगली के नाम से आगे बढ़ी, यहीं पर होगी आपका कोलकाता शहर। कोलकाता, हुगली नदी के तट पर। और हुगली आगे बढ़ के ये पूरा, ये जो क्षेत्र है, आगे बढ़ के ये बात कहूंगा तो ये जो क्षेत्र है आपके भूगोल में, ये पूरा क्षेत्र, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आएगी बाद में, मतलब कैलाश मानसरोवर से नॉर्थ ईस्ट की ओर बहते हुए, और फिर यहीं पर हो जाएगा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इसे कहते हैं हम। तो गंगा नदी अंतिम स्थान से सागर आइलैंड, ये सब सागर द्वीप होगा। तो गंगा नदी अंतिम स्थान में सागर द्वीप के बाद अंततः बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और पद्मा के नाम से जानी जाती है। बाद में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बारे में आपने सुना होगा। ये गंगा नदी के सफर की बात कर रहा था मैं, कहां कहां से जाती है, और ये गंगा नदी के तटवर्ती शहरों का जिक्र कर रहा था। बहुत सारे तटवर्ती शहर आगे गंगा के, अब इनको मैं लिखूंगा नहीं। देखिए गंगा नदी की बात कर रहा था मैं, कहां से निकली, ये गंगा नदी का क्षेत्र था। अब प्रश्न बनाता है कि गंगा नदी के तटवर्ती शहर बताओ, तो आप यहां से शुरू करेंगे, देवप्रयाग से, ऋषिकेश, हरिद्वार, नरोरा, कन्नौज, ये देखिए इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर गोमती नदी के तट पर है, वैसे संगम कहेगा तो गंगा भी होगा। छपरा, ये देखिए छपरा में घाघरा नदी मिलती है। पटना, भागलपुर भी है यहां पर अभी। अच्छा, उसके अलावा ये क्षेत्र धीरे 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 आगे बढ़ के गोदावरी घाट और फरक्का बांध के बाद गंगा बांग्लादेश में प्रवेश, सागर द्वीप के बाद, और एक उसकी धारा हुगली जो कि कोलकाता होते हुए बहती है। ये था गंगा का पूरा डिटेल। और दक्षिण से मिलने वाली नदी की बात कहूंगा तो ये सोन नदी थी, जो कि अमरकंटक से निकलती उत्तर की ओर बहती है, पटना के पास गंगा से मिल जाती थी। और इस सोन नदी से 3 नदियों का उद्गम होता था, पश्चिम की ओर नर्मदा, दक्षिण पूर्व या दक्षिण की ओर ये महानदी जो कि उड़ीसा जाएगी, और ये सोन नदी पटना में गंगा से मिल जाएगी। और सबसे पहली ट्रिब्यूटरी जो कि दक्षिण से मिल रही थी वो है इसकी यमुना नदी, जो कि यमुनोत्री से निकलती है और आगे बढ़ने के क्रम में इलाहाबाद में इससे मिल जाती है। अच्छा, मैंने जो टॉपिक डाला था कि गंगा यमुना नदी तंत्र डाला था। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यमुना नदी से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री कांठा या बंदरपूंछ से निकलती है तो आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है तो इस पर छोटे मोटे शहर हैं। उत्तराखंड में कालसी होगा, देहरादून का कालसी शहर। कालसी, यमुना और टोंस नदी, यहां पर इसमें टोंस नदी मिल जाती है। टोंस ये इसकी सहायक है, ये देखिए टोंस। टोंस हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाओं से आती है, तमसा के नाम से फेमस है। कालसी में यमुना से मिल जाती है। अच्छा, उसके बाद बड़े शहरों में कहेंगे तो दिल्ली, दिल्ली और नोएडा के आसपास एक और नदी मिलती है इसमें, ये नोएडा। एक और प्रश्न बना दिया मैंने आपके लिए यहां पर, नोएडा के आसपास एक नदी है हिंडन, और सॉरी गाजियाबाद के बाद ये हिंडन नदी, और हिंडन एयरपोर्ट भी है इस पर। और वहीं पर हिंडन नदी अगर बाई चांस पूछता है किसकी सहायक है तो आप यमुना की कहेंगे। और इसी के तट पर गाजियाबाद का क्षेत्र है पूरा, गाजियाबाद का क्षेत्र। और उसके बाद ये दिल्ली, यमुना नदी, और आगे जाएंगे तो मथुरा, और आगे जाएंगे तो आगरा। ये यमुना के तटवर्ती शहर है। यमुना से प्रश्न शुरुआत हो चुकी है, यमुनोत्री से निकली, उसके बाद आगे बढ़ी टोंस नदी मिल गई इसमें कालसी, देहरादून के पास, ये देहरादून का क्षेत्र है, देहरादून उत्तराखंड। उसके बाद जैसे आगे बढ़ी हिंडन नदी मिली दिल्ली के आसपास, और हिंडन नदी के तट पर गाजियाबाद है, ये देखिए। अच्छा, उसके बाद दिल्ली, मथुरा और आगरा इस यमुना नदी के तट पर है। अब यमुना नदी लगभग 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जबकि गंगा की 2525 किलोमीटर लंबाई थी। अच्छा, दूसरा, यमुना नदी की उत्तराखंड में लंबाई 136 किलोमीटर थी, जो कि देहरादून के बाद फिर हरियाणा में प्रवेश कर जाती थी। अब यमुना के भी कोई सहायक नदियां अगर हैं तो मैं उनको यहां पर कवर कराना चाहूंगा। अब यमुना पे चलते हैं हम। इस यमुना की सहायक नदियों की बात करूंगा तो यहां पर यमुना की सहायक नदियां मिलने लगी। ये देखिए यमुना की सहायक नदी ये मिल गई, ये एक इस पर मिलेगी, दूसरा ये, और तीसरा ये।
ये 3 यमुना की सहायक नदियां हैं जो कि उत्तर की ओर बह रही हैं, आप इस डायग्राम से देख भी सकते हैं। और वो 3 स्थान जहां पर ये मिल रही है उनके नाम से हमें महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इन यमुना नदी की 3 सहायक नदियों का नाम लिखूंगा सबसे पहले। और ये सबसे पहले है चंबल, चंबल नदी, चंबल के भेड़ों से आने वाली। बेतवा, केन, चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी, ये यमुना की सहायक है। जहां पर मिलती है उनका नाम भी लिख दिया, इटावा। अभी आपको लगेगी इटावा किसके तट पर, यमुना और चंबल के तट पर। हमीरपुर, हमीरपुर उत्तर प्रदेश, किस नदी के तट पर, बेतवा और केन, सॉरी बेतवा और यमुना। अच्छा, ये है आपका केन नदी जो मिलती है बांदा उत्तर प्रदेश में, बांदा के, बांदा, यमुना और केन नदी के। बस क्लियर हो गया आपके प्रश्न। उसके अलावा जो चौथी नदी है जो दक्षिण से आ रही है, सोन है, लेकिन सोन गंगा की सहायक है। ये दक्षिण से आने वाली नदियों का सीक्वेंस पूछता है कभी कभी। अगर मैं इनको थोड़ा सा और बढ़ाता प्रश्न में तो पूछता कि दक्षिण से आने वाली ये नदियों का सही क्रम बताओ। ये सब मध्य प्रदेश से आती है नदियां, ये एमपी की पहाड़ियों से आ रहे हैं। इन 3 नदियों की बात करेगा, जैसे कि ये जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश का विंध्याचल का क्षेत्र है। आपने देखा मालवा, विंध्याचल और सतपुड़ा, ये 3 पठारी क्षेत्र हैं और यहीं से इन नदियों का उद्गम हो रहा है, खासकर चंबल नदियां, बेतवा और केन। इनके उद्गम स्थल की बात कहेगा एक साथ मध्य प्रदेश, ये सब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की नदियां हैं। मध्य प्रदेश लिख देता हूं मैं। आपको पता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जंगल है भारत में और इस वजह से ये क्षेत्र काफी फेमस रहता है। अगर जगह का नाम पर्टिकुलर पूछेगा कि इस नदी का उद्गम, सबका उद्गम कहां से पूछा है, मैं उद्गम का नाम भी लिखूंगा, खासकर चंबल नदी के बारे में, क्योंकि चंबल नदी एक महत्वपूर्ण नदी है। और चंबल इटावा के पास जो मिलती है, ये मध्य प्रदेश के मऊ के पाव पहाड़ी से निकलती है। पाव पहाड़ी, मऊ डिस्ट्रिक्ट कहता है, एमपी है, मैंने पहले ही लिख दिया मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के पाव पहाड़ी से निकलकर आगे बढ़ती है। अच्छा, दूसरा, चंबल के अलावा जो मैंने यहां पर नदियां बताई उसमें बेतवा नदी है। बेतवा नदी कुमरा गांव से निकलती है, रायसेन के कुमरा गांव, कुमरा गांव, रायसेन, रायसेन जिला होगा मध्य प्रदेश। अच्छा, तीसरी नदी की बात भी यहीं पर लिख दूं ताकि हमें सब की सब मध्य प्रदेश के वो क्षेत्र मिल जाएं। तीसरी थी केन नदी, बांदा में जो मिलती है, ये कैमूर पहाड़ी से मिलती है। कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का, ये देखिए। तो तीनों के नाम भी लिख दिए मैंने कि ये तीनों मध्य प्रदेश से निकलती हैं और तीनों के नाम, एक मऊ पाप पहाड़ी से, कुमरा गांव रायसेन जिला, कैमूर पहाड़ी से, सतना मध्य प्रदेश से। तीनों नदियां उत्तर की ओर जाते हुए यमुना से मिल जाती है, इटावा, हमीरपुर और बांदा। अच्छा, उसके अलावा ये सारे तट यमुना के तट पर बसे शहर हो गया। यमुना की 2 सहायक पहले लिख चुका हूं, टोंस और हिंडन, और 3 और सहायक यानी 5 सहायक यमुना नदी की। फिर यमुना इलाहाबाद के बाद गंगा की सहायक बन जाती है। अच्छा, प्रश्नों के लिहाज से देखा जाए तो खासकर ये जो बेतवा नदी है, इस पर 1-2 बांध काफी फेमस है, उनका नाम लिख देता हूं। एक बांध यहां पर लिख देता हूं, राजघाट, राजघाट बांध परियोजना लिख देता हूं, यहां पर समझ जाना। किस पर है, बेतवा नदी पर। एक और है माता टीला, माता टीला बांध परियोजना, जिनके बारे में बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं। तो मैं सीधे मैंने चंबल को छोड़कर बेतवा नदी को प्रश्न बना लिया, क्योंकि बेतवा से यहां से 2 प्रश्न पूछते हैं। तो माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर है, बेतवा नदी पर। बेतवा किसकी सहायक है, यमुना की। कहां मिलती है, हमीरपुर में। तो ये दोनों प्रोजेक्ट जो भी है, माता टीला और राजघाट, दोनों बांध परियोजनाएं, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रोजेक्ट हैं। ये दोनों अगर यहां पर लिखूंगा तो यूपी प्लस एमपी लिख देता हूं, समझ जाना कितने राज्यों का है, मिलता है, पूछता है कभी कभी। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संयुक्त प्रोजेक्ट है दोनों, माता टीला बांध परियोजना भी और राजघाट, दोनों हैं बेतवा नदी पर। दोनों राज्यों के साझा परियोजना है। और राजघाट बांध परियोजना को वर्तमान में रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना भी कहता है इसको। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना राजघाट परियोजना ही है। ठीक है, क्लियर हुआ। बेतवा नदी पर 2 प्रोजेक्ट मिल गए हमें, और कौन किसकी सहायक है, कहां पर मिल रही है और कहां उसका मतलब निकल रही है, वो कहां उनका मिलन हो रहा है। अच्छा, चंबल नदी से एक आध प्रश्न बना देता हूं। चंबल चूंकि इटावा के पास मिल रही होती है, और इससे अगर अलग से प्रश्नों की बात कहता है तो कभी कभी इस टाइप के प्रश्न बना देता है, क्योंकि
चंबल नदी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये राजस्थान तक पहुंच जाती है, कोटा है राजस्थान। चंबल नदी के तट पर राजस्थान में कोटा है। ये एक तो प्रश्न क्लियर हो गया होगा आपका। दूसरा, यहां पर इस पर 2 बांध परियोजना है, ये राजस्थान में ही, दोनों के नाम लिखूंगा, आप क्लियर हो जाएगा। मतलब चंबल नदी पर एक तो है राणा प्रताप या महाराणा प्रताप सागर बांध प्रोजेक्ट, सागर बांध परियोजना, किस नदी पर? चंबल है, कहां? कोटा राजस्थान में। अच्छा, दूसरा है जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध परियोजना। समझ जाना आप, जवाहर सागर बांध परियोजना और राणा प्रताप सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल है, कहां? कोटा राजस्थान के पास। अच्छा, जो तीसरा प्रोजेक्ट है उसको मैं अलग कलर देना चाहूंगा यहां पर, ताकि आपका प्रश्न क्लियर हो जाए। जो तीसरा परियोजना है ये है, और ये 3 नाम आ चुके। तीसरा है गांधी सागर बांध परियोजना, महात्मा गांधी के नाम पर गांधी सागर बांध परियोजना। ये राजस्थान में नहीं होगा, ये होगा आपका मध्य प्रदेश। तो 3 प्रोजेक्ट क्लियर हुए, राणा प्रताप, जवाहर सागर और गांधी सागर। गांधी सागर एमपी में है ज्यादा, शेष जवाहर और राणा प्रताप सागर राजस्थान में है। दोनों प्रश्न क्लियर हुए हमारे। अच्छा, चंबल नदी की बात चल रही थी। इस चंबल नदी की सहायक नदी की बात करता है तो यहां पर चंबल नदी की सहायक नदी ये शिप्रा भी है, और शिप्रा नदी की बात करूंगा, क्षिप्रा हम इसे लिखते हैं, जिस पर कुंभ भी लगता है, और इस क्षिप्रा नदी के तट पर है उज्जैन मध्य प्रदेश का। तो मैं यहां पर उज्जैन लिखूंगा, मध्य प्रदेश का उज्जैन, जो महाकाल मंदिर के लिए प्रसिद्ध है कहां? मध्य प्रदेश में। और प्राचीन काल और मध्यकाल में यहां के राजाओं की राजधानी हुआ करता था, इस क्षेत्र राजा विक्रमादित्य का क्षेत्र था। और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। शिप्रा किसकी सहायक है? चंबल की। इसके अलावा यहां पर और भी नदियां हैं इसकी, जैसे काली सिंध की बात करता है, पार्वती, काली सिंध और पार्वती, ये सब इसकी सहायक नदियां, पार्वती। तो जो भी है छोटी मोटी सहायक नदियां सब ये चंबल की है, और चंबल अपने आप में सहायक नदी है यमुना की। और इसी के तट पर 3 बांध पड़े हमने, और कोटा राजस्थान पड़ा, और ये था बेतवा जिसपे 2 बांध। और एक प्रश्न और है यहां पर कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत सबसे पहले किन नदियों को जोड़ा गया था? तो ये बेतवा और केन नदी कब शुरू थी? तो नदी जोड़ो परियोजना, यहीं पर एक प्रश्न डालूंगा, नदी जोड़ो परियोजना। तो नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत हुई थी 2005 में। सबसे पहले किन नदी को जोड़ा गया प्रश्न पूछेगा तो आप बना लोगे कि बेतवा और केन नदी को जोड़ा गया, उसके अंतर्गत। प्रश्न क्लियर हुआ? यह है भैया हमारी नदी तंत्र, गंगा और यमुना नदी तंत्र। उस